वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं अनिल कुमार साधना पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को जीवोपक्रम से संबंधित पार्ट 2 मनुष्य में पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य में पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मनुष्य जो है ये परपोषी जंतु है। कैसा जंतु है? परपोषी जंतु है। और इसमें पोषण जो है किस प्रकार से होगा। मनुष्य जो है पूरी तरीके से जो है ये निर्भर होता है वनस्पतियों या अन्य जंतुओं के ऊपर। ठीक उसी प्रकार से उसमें पोषण पाया जाएगा। मनुष्य में जो पोषण होगा, मनुष्य में पोषण के जो अंग होंगे उसमें मनुष्य का पाचन तंत्र रूप से कार्य करता है। पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है मनुष्य में, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आहार नाल से लेकर के गुदा द्वार तक, मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक है, ये मनुष्य का पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। इसी में भोजन जो है उसका पाचन होता है और शोषण होता है और स्वांगीकरण होता है। भोजन का पाचन और शोषण और स्वांगीकरण किसके माध्यम से होता है? मनुष्य के आहार नाल में। आप जानते हैं कि मनुष्य मुख के द्वारा भोजन करता है। किसके द्वारा भोजन करता है? मुख के द्वारा। मनुष्य का भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख में जाता है। जैसा कि सभी लोगों को पता है, मुख में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं, जिह्वा पाए जाते हैं। दांत और जिह्वा पाए जाते हैं। दांत की अगर हम चर्चा करते हैं, दांत आप लोग जान लीजिए कि दांत जो है इस दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जीवन में 2 बार निकलते हैं दांत। एक क्षीर दंत होता है जिसे दुग्ध दांत के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो दांत होता है वो अस्थायी दांत होता है। तो दांत जो है 2 प्रकार के हो गए, क्षीर दंत और अस्थायी दंत। दूध के दांत और अस्थायी दांत 2 प्रकार के दांत से प्रकार हो गए। बाकी जो दांत जो है अस्थायी दांत 4 प्रकार का होता है। रत्न, कृत्न, अग्रचौड़क और चौड़क। 4 प्रकार में क्या है? मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कह लीजिए दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। दांत के जो प्रकार हैं 4 प्रकार के। अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क और चौड़क। दांतों का काम होता है भोजन को काटना, पीसना और चबाना। क्या काम करता है? भोजन को चबाना। चबाने का कार्य किसके माध्यम से होता है? दांतों के माध्यम से। जिह्वा पाई जाती है। जिह्वा का काम होता है भोजन को उलटना और पलटना, जिससे भोजन जो पिसे, जो चबाया जाए भोजन दांतों के माध्यम से, वह जो है आसानी से मिक्स हो सके। और आप जानते हैं कि मुख गुहा में एक ग्रंथ पाई जाती है। मुख गुहा में एक ग्रंथ पाई जाती है जिसका नाम है लार ग्रंथ। क्या नाम है? लार ग्रंथि है। और उस लार ग्रंथ से लार नामक पदार्थ स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होती है। लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होती है। और लार का काम होता है भोजन को जो है चिकना बनाना। भोजन को चिकना बनाना। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुहा में एक एंजाइम को लार ग्रंथ पाई जाती है, और उस लार ग्रंथ से कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? लार ग्रंथ पाई जाती है। और उस ग्रंथ से लार ग्रंथ, लाल ग्रंथ होती है। और इससे क्या निकलता है? लार निकलता है। क्या निकलता है? लार निकलता है। लार में एक एंजाइम पाई जाती है, और उस लार में जो एंजाइम पाई जाती है उस एंजाइम का नाम होता है टायलिन। कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टायलिन। टायलिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो कार्बोहाइड्रेट्स का
पाचन करती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को आंशिक रूप में तोड़ देती है। अभी हम आपको बता दें कि अगर आप सूखी रोटी खाते हैं, थोड़ी देर उसको चबाने के बाद वही सूखी रोटी जो है आपको हल्की मीठी लगने लगती है। रोटी के मीठी लगने का कारण क्या है? रोटी जो है, जो सूखी रोटी है, जिसको आप किसी सब्जी या दाल के साथ नहीं खाते हैं, वो मीठी लगने लगती है। इसलिए क्योंकि रोटी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, और जब लार ग्रंथ से उसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिलते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करती है? तोड़ देती है। किसमें तोड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स को? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और आप जानते हैं फ्रक्टोज जो होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है, जिसके कारण आपको रोटी जो होती है वो मीठी लगने लगती है। तो मुखगुहा में कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? लार ग्रंथ पाई जाती है। और लार ग्रंथ से क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है, और जिसमें जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। और वो टाइलिन नामक एंजाइम जो होती है तो क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स का आंशिक पाचन करती है, और कार्बोहाइड्रेट्स को आंशिक रूप से वो तोड़ देती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसके बाद ये तो आपका मुखगुहा हो गया। पाचन की जो क्रिया होती है वो मुखगुहा से ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही आप लोग जानिए, पाचन की जो क्रिया होती है कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मुखगुहा से, क्योंकि मुख में दांत पाए जाते हैं। दांत का काम होता है भोजन को चबाना, चबा करके उसको रगड़ करके पीस करके जिह्वा जो होती है क्या करती है? भोजन को मिक्स करती है, लार मिलती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होती है, जिससे भोजन जो होता है चिकना बन जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स का आंशिक पाचन हो जाता है। फिर भोजन जो है घाटी द्वार से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार की एंजाइमेटिक एक्शंस नहीं होते हैं। ग्रसिका में किसी भी प्रकार की एंजाइमेटिक एक्शंस नहीं होते हैं। एंजाइम यहाँ पर नहीं निकलते हैं। यहाँ पर ग्रसिका में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो केवल पाई जाती हैं श्लेष्म कोशिकाएं, जो श्लेष्म का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं? श्लेष्म का श्रावण करती हैं। और श्लेष्म क्या करता है? भोजन को चिकना बनाता है, जिससे भोजन जैसे ही मुखगुहा में आता है वो घाटी द्वार से होता हुआ ग्रसिका में आकर के नहीं फंसता है, क्योंकि वहां पर श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही भोजन वहां पहुंचता है, भोजन जो है सरक करके फिर कहाँ चला आता है? आमाशय में चला आता है। ये आपका कौन सा भाग है? आमाशय है। ये भोजन आपका आ जाता है आमाशय में। आमाशय आपका थैले की समान की संरचना पाई जाती है। किसके आकार की? थैले की आकार की संरचना पाई जाती है। और आमाशय में क्या पाई जाती है? आमाशय की दीवार में भंज कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं? वो भंज कोशिकाएं जब उसमें भोजन चला जाता है तो वो फैल जाती हैं, अन्यथा वो क्या करती हैं? सिकुड़ी रहती हैं। जैसे जब व्यक्ति भोजन करता है तो क्या होता है? उसका जो स्टमक है, यानी आमाशय कह लीजिए, आमाशय का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। जब भोजन उसमें नहीं रहता है तो हल्का सा चिपका रहता है, खाली रहता है। ठीक, आमाशय में जो है भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। कितने घंटे तक? 3 से 4 घंटे तक। अब आमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटे तक क्यों पड़ा रहता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? जठर रस। जिससे क्या स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। और ये जठर रस जो होता है भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। भोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में इसको कन्वर्ट करने का उद्देश्य होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन के साथ जो है बहुत सारे ऐसे जीवाणु या विषाणु चले आते हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसको मारने के लिए शरीर में कुछ ऑटोमेटिक क्रिया होती है, निपपचय क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो है जठर ग्रंथियों से जठर स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। और उस जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है।
ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन को क्षारीय माध्यम से किसमें कन्वर्ट कर देता है, अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे बाहर से आए हुए जीवाणु या विषाणु जो है वो भोजन के साथ जो है मर जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक, और उनका भी पाचन जो है आमाशय में ये उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर आत्मा के द्वारा उसका पाचन हो जाता है। यहीं पर हम आप देख लेते हैं कि ये जो है आपकी ये सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है यकृत। क्या नाम है इसका? यकृत। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पाई जाती है, ये भोजन को पचाने में सहायक होती है। पित्ताशय है, पित्ताशय जो है ये यकृत से सटा हुआ भाग होता है और यकृत जो होता है वो पित्तरस का स्राव करता है, जो पित्तरस आकर के पित्ताशय में जमा होता है। ठीक, इसके ठीक नीचे आप चले आते हैं तो आप देखते हैं कि ये आमाशय का जो निचला सिरा है, इसका निचला सिरा जो है ये क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ग्रहणी कहलाता है। ड्यूडेनम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ये ग्रहणी के माध्यम से भोजन जो होता है वो छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत में भोजन प्रवेश कर जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छोटी आंत जो होती है काफी लंबी होती है, लगभग 30 फीट के आसपास होती है इसकी लंबाई, ठीक, और 1 से 2 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है और पूरे आंत में जो है ये सधी रहती है आंतों के द्वारा। आंतें जो होती हैं ये बधी हुई सधी रहती हैं, एक दूसरे पर रखी होती हैं, ठीक, और इन्हीं में जो है भोजन जब आता है 3 से 4 घंटे बाद ग्रहणी से होता हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचने के बाद भोजन में विभिन्न प्रकार की जो एंजाइम्स होती हैं वो क्रिया करती हैं, जो भोजन के कणों को तोड़ती हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य जो है भोजन संतुलित भोजन लेता है। कैसा भोजन लेता है? संतुलित भोजन, संतुलित आहार का सेवन करता है। संतुलित भोजन, अब आप यहाँ पर ध्यान लीजिए, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं। सभी पोषक तत्व क्या होंगे? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होगा, प्रोटीन होगी, विटामिन हैं, खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, ठीक, ये सारे जो पदार्थ हैं, वसा है, अगर इस भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो भोजन कैसा भोजन कहलाएगा? संतुलित भोजन होगा। और इन्हीं संतुलित भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक, वसा है, तो इनका क्या होता है? इसी छोटी आंत में पाचन हो जाता है। पाचन की जो प्रोसेस होती है लगभग सारी प्रोसेस कहाँ संपन्न हो जाती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाता है, प्रोटीन टूट जाती है, टूट करके प्रोटीन का पाचन हो जाता है, वसा वसी अम्ल में टूट जाता है, ठीक, बाकी जो भी अन्य पदार्थ हैं टूट करके उनका क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है और अवशोषण की प्रोसेस भी वहीं शुरू हो जाती है। पाचन और अवशोषण की प्रोसेस जो होती है छोटी आंत से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? आपका बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में भोजन पहुंचने के बाद भोजन का जो भोजन के साथ जो जल आया होता है वो जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। उस जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में जब जल का अवशोषण हो जाता है तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक, वो ठोस रूप में हो जाता है और ये है आपका गुदाद्वार, जो समय समय पर जो है गुदाद्वार के द्वारा प्रत्याग कर दिया जाता है। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र है, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है जिसमें जो है भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। ठीक, एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग। मनुष्य के पाचन तंत्र की अगर हम चर्चा करते हैं तो मुखगुहा से लेकर के आहार नाल तक, मुखगुहा से लेकर के आहार नाल तक भी जितने भी कोशिकाएं को जितने भी अंग होते हैं वो पाचन में सहायक होते हैं। मुखगुहा में मुख जान ही रहे हैं क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं जो भोजन को चबाने
खींचने का कार्य करते हैं, जिह्वा पाए जाती है जो भोजन को उलटने और पलटने में मदद करती है। उसके बाद घाटी द्वार से होता हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रसिका में। ग्रसिका में श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को सरकने में मदद करती हैं। जैसे ही श्लेष्म कोशिकाएं ये श्लेष्म का स्राव करती है, घाटी द्वार में भोजन आता है और तुरंत ये नीचे कहाँ चला आता है? आमाशय में आता है। आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद 3 से 4 घंटे तक ये पड़ा रहता है। आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जिससे क्या स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में HCl पाया जाता है, जिसके कारण ये भोजन को किस माध्यम में कन्वर्ट कर देता है? अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद ग्रहणी से होता हुआ भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है। ये आपकी छोटी आंत है, इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत या क्षुद्रांत। ये छोटी आंत है, यहाँ पर पहुंचता है भोजन। छोटी आंत में भोजन जो है वो भोजन जितने भी भोजन के पदार्थ होते हैं वो टूट करके उनका अवशोषण हो जाता है, पाचन और अवशोषण हो जाता है। उसके बाद भोजन आपका कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद भोजन में बड़ी आंत ये है आपकी मृदांक जिसे बोलते हैं। यहाँ पर भोजन जब पहुंचता है तो भोजन का पाचन हो चुका होता है और यहाँ पर मात्र किसका अवशोषण होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है आंतों के द्वारा। हाथों के द्वारा क्या किया जाता है? अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जिसके कारण जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो ठोस हो जाता है और वो आकर के मलाशय में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? मलाशय में। मलाशय में ये अपशिष्ट पदार्थ जो है इकट्ठा होता है, फिर गुदाद्वार द्वारा समय समय पर इसका परित्याग कर दिया जाता है। ये तो पूरी प्रोसेस जो हो गई पाचन की हो गई। इसी प्रकार से मनुष्य में क्या होता है? पोषक की प्रक्रिया संपन्न होती है।